वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे और वेस्पर थ्योरी में हम लोग डिस्कस किए कि किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकालते हैं, और इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और दूसरे पार्ट में डिस्कस किए थे इफ सेंट्रल एटम हैज बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। शेप के अनुसार से उनका बॉन्ड एंगल भी होता है। जैसे अगर लीनियर शेप है तो 180 डिग्री, ट्रायगोनल प्लानर है तो 120 डिग्री, टेट्राहेड्रल है तो 109.5 डिग्री, ट्रायगोनल बाईपिरामिडल है तो 120 एंड 90 डिग्री, ऑक्टाहेड्रल है तो 90 डिग्री, पेंटागोनल बाईपिरामिडल है तो 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ ये क्वेश्चन कराया है CH4, NH3 और H2O, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एक ही जैसा होगा, यानी तीनों टेट्राहेड्रल होगा, और हम लोग बनाए भी हैं पिछले क्लास में ही। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझाते हैं। CH4 को अगर लेकर चलते हैं, CH4 यानी मीथेन, CH4 लिविस डॉट स्ट्रक्चर और वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे तो इस तरीके से CH4 बनता है, H H और ये H। अगर NH3 को लेते हैं हम लोग, अमोनिया, अमोनिया में इस तरीके से आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और H2O की अगर बात करें हम लोग, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ इस तरीके से आता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ लोन पेयर और लोन पेयर। यानी तीनों का देखा जाए तो तीनों का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही है। यहाँ पर इनका बॉन्ड एंगल वैल्यू 109.5 डिग्री होता है, सब बराबर है। ये एंगल भी 109.5, सब 109.5। अमोनिया में अगर इनके बॉन्ड एंगल वैल्यू को देखते हैं तो ये 107 डिग्री होता है, और H2O में इनके बॉन्ड एंगल वैल्यू को देखते हैं तो ये 105 डिग्री होता है। यही क्वेश्चन है कि जब सब टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है तो बॉन्ड एंगल वैल्यू सब में 109.5, 109.5, 109.5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ घट करके 107 डिग्री और यहाँ घट करके 105 डिग्री क्यों हो गया है? वो इसका आंसर वेस्पर थ्योरी में ही जो पॉइंट्स लिखवाए थे उसी जगह पर बताया गया था। एक पॉइंट देखोगे आप तो उस जगह पर लिखवाए थे कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार से सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर। इससे ज़्यादा रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, और सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच में। यानी सभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर अलग अलग नेचर है, यानी ये कुछ बॉन्ड पेयर हैं कुछ लोन पेयर हैं, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ होता है? लोन पेयर के बीच में। उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे अगर मान लिया कि किसी सेंट्रल एटम के पास में सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको सामने में रखते हैं, यहाँ ये 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो सब के सब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही है, तो सब एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेगा क्योंकि सब आइडेंटिकल नेचर का है। तो जब ये इक्वली रिपेल कर रहा है सब, तो इनके बॉन्ड एंगल का वैल्यू कितना हो गया? 109.5 डिग्री। लेकिन अगर इसमें एक बॉन्ड पेयर की बजाय एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मान करके चलो इसको कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी ये बताता है कि बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्सन क्या होता है? ज़्यादा। देखना यहाँ ध्यान से, यानी इनके रिस्पेक्ट में इसका रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो जैसे ये ज़्यादा रिपेल करेगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये भी अंदर की तरफ जाएगा। तो देखो, तो जब ये ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है तो इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल वैल्यू क्या होगा? घटेगा। फॉलो किए कैसे हुआ? जो उसी तरह से अगर मान करके चलो कि एक और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, रेड वाले को भी लोन पेयर मान करके चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन तो लोन पेयर के बीच में हो गया, ये ज़्यादा रिपेल किया। अब इसके बाद ये लोन पेयर और ये क्या है? बॉन्ड पेयर, ये रिपेल करेगा, ये लोन पेयर और ये क्या है? बॉन्ड पेयर, ये रिपेल करेगा, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल वैल्यू और घट जाएगा। यानी कि जितने ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा लोन पेयर की वजह से रिपल्सन होगा, तो बाकी का जो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल है वो वैल्यू घटने लगेगा, क्योंकि लोन पेयर इसके ऊपर में प्रेशर डाल रहा है। वही केस यहाँ पर देखोगे आप, तो CH4 में सब बॉन्ड पेयर था,
सब बराबर रिपेल कर रहा था तो 109.5, लेकिन इसमें यानी इस जगह पे सब जगह पे बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, तो इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में बाकी दूसरे के रिस्पेक्ट में रिपल्सन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये वैल्यू घट करके 107 डिग्री हो गया। और यहाँ पर दो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन यहाँ हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिपल्सन यहाँ हो रहा है, ये लोन पेयर और लोन पेयर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये भी लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, जबकि ये रिपल्सन कौन सा है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड। हम मैग्नीट्यूड को ये एरो के नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ ये लोन पेयर और ये भी कौन सा, लोन पेयर। आप बताओगे इनके और इनके बीच में जो लगेगा उसको क्या कहेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और इनके बीच में बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन ये हो रहा है, तो जैसे ही ये बढ़ेगा ये वैल्यू दूसरा जो है वो घटेगा, तो इसलिए घट करके ये वैल्यू हो गया 105 डिग्री। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन बॉन्ड एंगल का वैल्यू डिफर करेगा। और शेप अगर पूछा जाए तो शेप तो अब इसके बाद बनता है, ये टेट्राहेड्रल और यहाँ लोन पेयर है, तो फिर क्या दिखेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, और इनका शेप कैसा दिखेगा, बेड। तो यहाँ पर आंसर आपका कितने नंबर का है उस पर भी डिपेंड करेगा। डायग्राम तो ड्रॉ कर दिए। बोले तो यार कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सिर्फ डिफर करता है, शेप और ज्योमेट्री दोनों एक है, यही तो तुम जो है वो पहले भी पूछे, तो वही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिफर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है, तो ये इस तरीके से अरेंज है। अब इसको हटा दी तो बाकी शेप और ज्योमेट्री दोनों जो है वो इसका एक ही दिखेगा, यानी कि शेप भी कहेंगे तो वो आएगा और ज्योमेट्री भी वही, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सिर्फ डिफर करोगे, ठीक है, इसीलिए वर्ड लिखवा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। लिखे इसका आंसर। पहले अब यहाँ स्क्रीन पर एक और नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। रीजनिंग यानी कि जहाँ कुछ लॉजिक छुपा होता है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। बाकी ऐसे क्वेश्चन में आंसर रट लिए वो अलग बात है, लेकिन लॉजिक जहाँ डेवलप करेगा वहाँ आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको कंटेंट समझ में आया है। कह रहा है बोथ H2 एंड SO2 हैव बेंट शेप, H2O का भी शेप बेंट होता है और SO2 का भी। और पीछे वाले क्लास का पलट करके देखोगे तो हम लोग SO2 का भी बनाए हैं और H2O का भी बनाए हैं। H2O और SO2 में फिर से देखो इनके शेप को, H2O का शेप, तो यहाँ शेप ही आया था H और यहाँ H, और दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था इसके पास। SO2 के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी बेंट था, O और ये O, यानी इनका भी शेप है बेंट और इनका भी शेप कैसा है, बेंट, इनका भी बेंट शेप है। लेकिन बॉन्ड एंगल अगर देखें तो इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल वैल्यू 105 डिग्री होता है और इनका बॉन्ड एंगल वैल्यू 117 118 डिग्री के करीब होता है, ये 118 डिग्री होता है यहाँ पर भी लोन पे। तो अब क्वेश्चन उठेगा, पहले वाले में डिफर कर रहा था NH3 और H2O का, क्योंकि उनका शेप अलग अलग था। NH3 का ट्राइगोनल पिरामिडल था और H2O का बेंट था, जबकि इसमें दोनों का दोनों कैसा है, बेंट है, तो फिर कैसे डिफर कर रहा है। तो अब इसके पीछे जाना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा था। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखेंगे तो वाटर का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ इसके पास में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम लोग शेप ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखें तो इसका ट्राइगोनल प्लानर होता है, यहाँ ट्राइगोनल प्लानर लीविस डॉट स्ट्रक्चर से पता चला था, यानी कि ये बेंट बना है फ्रॉम टेट्राहेड्रल और इस बेंट का फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम ट्राइगोनल प्लानर। आप बताओ तो ट्राइगोनल प्लानर के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, और टेट्राहेड्रल में कितना होता है, 109.5 डिग्री। तो एक आया है ट्राइगोनल प्लानर से और दूसरा आया है टेट्राहेड्रल से, दोनों का बॉन्ड एंगल ऑलरेडी पहले उसका बेस का ही डिफर करता है, तो उससे जो बनेगा उसका भी डिफर करेगा। जैसे अगर कहा एक कि हमको खोपड़ी मिला है, दूसरा बोला कि हमको भी खोपड़ी मिला है, एक बोला कि मेरे खोपड़ी का वजन जो है वो 1 किलोग्राम है और दूसरा बोला कि हमको खोपड़ी जो मिला है वो 50 किलोग्राम है। अब हुआ कि खोपड़ी मिला है तो अलग अलग कैसे हुआ, अरे किसका खोपड़ी है,
पीछे जाकर के पता करो, एक को मिला था आदमी का खोपड़ी और दूसरे को मिला था हाथी का खोपड़ी, तो दोनों का वजन डिफर करेगा कि एक ही रहेगा? डिफर करेगा। उसी तरीके से ये भी शेप बेंट है और ये भी शेप बेंट है, लेकिन ये बना कहां से है? तो टेट्राहेड्रल से। इसलिए इस बेंट को डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहा जाता है। डिस्टॉर्टेड कहने का मतलब जिससे टूट करके बना है। ये कहां से टूट करके बना है? टेट्राहेड्रल से, इसलिए इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहा जाता है और बेंट शेप। जबकि ये कहां से बना है? ट्राइगोनल प्लानर से, इसलिए इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लानर। तो दोनों के पीछे का रीजन ये है, बॉन्ड एंगल इसलिए डिफर कर रहा है क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग अलग है, और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग अलग है तो बॉन्ड एंगल भी अलग अलग होगा। लिखिए आंसर लिखिए। आपको दिखाई दे रहा स्क्रीन पर एक नया टॉपिक, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये पार्ट हम लोग पहले भी पढ़े थे, इसका रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर। तो रिपीटेशन हो रहा है तो थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे हम लोग। पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दो एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग करते हैं तब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं तब उनके बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, बिल्कुल बीच में रहेगा। लेकिन अगर दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ही होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सर पता कैसे चलेगा कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? याद करो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज, while on moving from left to right in a period इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेज। पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है फ्लोरीन का, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन। इसको ध्यान में रखोगे। अब बाकी का ट्रेंड, अगर मान ली कि क्लोरीन और ब्रोमीन है, अब इसमें देखना है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो देखो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन के नीचे में ब्रोमीन है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज करता है, तो ब्रोमीन का कम होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन इधर है, हैलोजन इधर है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा। अब आप बताओ, तो अगर एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, कार्बन इधर है और ऑक्सीजन इधर है, तो किसका ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन का। कार्बन का कम होगा। तो इसके अनुसार से गेस कर सकते हो। यानी सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू याद रखना ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ट्रेंड याद रखोगे, सीक्वेंस याद रखोगे। अगर आइडेंटिकल है तो दोनों कंडीशंस में दोनों तरफ में बराबर होगा। जैसे अगर हम लोग H2 को देखें, बोर्ड पर देखो सब लिखवा देंगे H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कन्फिग्रेशन लिखे 1, ये हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इनका भी डुप्लेट पूरा हो गया और इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया। क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएगा, इसलिए यहाँ पर जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। यहाँ बना नॉन पोलर। लेकिन अगर हम लोग HF की बात करें, HCl की बात करें, यहाँ HCl, तो यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2, 8, 7, यहाँ पर भी 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं और इस जगह पर क्लोरीन है, बता सकते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? क्लोरीन का। तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ में शिफ्ट कर जाएगा, और क्लोरीन का इसके पास में ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका पूरा हो गया। यहाँ अब देखो, यहाँ क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। यहाँ भी शेयरिंग हुआ है और यहाँ भी शेयरिंग हुआ है, लेकिन दोनों के शेयरिंग में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यहाँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, यानी कि यहाँ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इस जगह पर जो शेयरिंग हुआ है वहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ में चला गया? क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ ये फॉर्मेशन किया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है उनके ऊपर में पार्शियल निगेटिव चार्ज, और जिनका कम है उसके ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके अगर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे या तो यहाँ स्टेट होगा, लेकिन यहाँ अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो H
और ये Cl, यहाँ इनके ऊपर में डेल्टा प्लस और इसके ऊपर में डेल्टा माइनस। अब एक और नया चीज, पोलरिटी को हम लोग क्रॉस्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो का हेड उसकी तरफ होगा जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। अब बताओ तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन का। तो यहाँ एरो बनाएंगे और एरो का हेड किसकी तरफ में होगा? क्लोरीन की तरफ। ये क्रॉस्ड एरो, ये पोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि नॉन पोलर के केस में कहीं पर नहीं होगा, ये गया उसकी तरफ में। अब अगर दो एटम्स को कंपेयर करें हम लोग, तो दो एटम्स में एरो ये बताएगा कि कौन ज्यादा पोलर है, और पोलरिटी का डिफरेंस एटम्स के ऊपर में डिपेंड करता है। बोर्ड पर ध्यान से देखना, एक HF है और दूसरा HCl है। पहला सवाल बताओ, ये पोलर होगा या नॉन पोलर? क्यों पोलर होगा? क्योंकि डिफरेंट एटम्स है। ये भी पोलर होगा और ये भी पोलर होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, और यहाँ क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है हाइड्रोजन से। लेकिन अगर ये पूछा गया इन दोनों में कौन ज्यादा पोलर होगा, पोलर तो दोनों होगा, लेकिन अब इन दोनों में कौन ज्यादा पोलर होगा, तो देखोगे कि कहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ क्या है? क्लोरीन। तो बोलो कौन ज्यादा पोलर होगा? क्लोरीन का। तो यहाँ जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके एरो का लेंथ थोड़ा बड़ा रहेगा और इसके एरो का लेंथ छोटा कर देंगे। ये बड़ा लेंथ बता रहा है कि ये ज्यादा पोलर हो गया, और ये छोटा लेंथ बता रहा है कि ये कम पोलर है। इसके पोलरिटी का वैल्यू का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है। समझ में आया है पार्ट? लिखवाते हैं पहले इसको, उसके बाद में फिर कुछ और आगे। इस जगह पर क्वेश्चन में कर रहा है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन कंपेरिजन टू कार्बन, बट द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ऐसा बात है, अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तब उनके बीच का बॉन्ड किस नेचर का होगा? पोलर। तो लेकिन यहाँ करा है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नॉन पोलर क्यों हो गया? अब इसको थोड़ा समझते हैं ध्यान से। थोड़ा सा बेसिक आइडिया, बिल्कुल एकदम बेसिक आइडिया आपके फिजिक्स का लगेगा। वेक्टर पढ़े होंगे आप, तो वेक्टर के रिजल्टेंट बिल्कुल एकदम बेसिक आइडिया। नहीं भी पढ़े होगे तो अभी हम बताएंगे तो आप गेस करोगे आप, तो वहां से आइडिया लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लिविज डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, वेस्पर थ्योरी अप्लाई करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा आता है? लीनियर। दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। यहाँ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जो पूछेंगे वो बताना। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है, दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर नेचर का होगा। आप बता सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा वो किसकी तरफ में जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ में। ये टुवार्ड्स ऑक्सीजन हो गया। अब इस वाले बॉन्ड को देखो, बताओ तो इस कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो पोलैरिटी किसकी तरफ में प्रोड्यूस होगा? तो यहां पर ये ऑक्सीजन की तरफ में। यहां भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहां भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो दोनों के एरो का लेंथ जो है वो बराबर होगा, क्योंकि अलग अलग डिफरेंस होता है तभी बॉन्ड लेंथ किसी का बड़ा और किसी का क्या होता है? छोटा। अब इसको फिजिक्स बताइए, बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है लीनियर में? 180 डिग्री का, क्योंकि लीनियर शेप है। अब रिजल्टेंट निकालते हैं, ये एरो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है और इसका पोलैरिटी राइट हैंड साइड में, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, तो बताओ तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? इसलिए मॉलिक्यूल नॉन पोलर का हो गया, यानी कि ये पोलरिटी को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मॉलिक्यूल किस नेचर का हो गया? नॉन पोलर। एक खास बात जो जनरली स्टूडेंट थोड़ा सा सुनता है तो वो कंफ्यूज रहता है, उसके दिमाग में आता है कि कभी बोलते हैं पोलर और कभी बोलते हैं नॉन पोलर। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं हम? ये बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, लेकिन ये मॉलिक्यूल का पोलरिटी इन दोनों बॉन्ड के पोलरिटी के रिजल्टेंट पर डिपेंड करेगा। तो एक का पोलरिटी टुवार्ड्स लेफ्ट जा रहा है और दूसरे का पोलरिटी टुवार्ड्स राइट जा रहा है, और इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई करो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन कंपेरिजन टू कार्बन।
तो ये कंफर्म है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पोलर नेचर का होगा, बॉन्ड पोलर होगा, बट मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा ये डिपेंड करेगा उनके पूरे रिजल्टेंट पर। और स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर होता है और इस लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से द पोलरिटी प्रोड्यूस्ड बाय वन बॉन्ड इज कैंसिल्ड आउट बाय द पोलरिटी ऑफ अदर बॉन्ड। एक के द्वारा जो पोलरिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है वो दूसरे के द्वारा प्रोड्यूस्ड पोलरिटी को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि इधर से कोई 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर से भी 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों इस सामने वाले को अपनी तरफ से खींच रहा है, ये भी 20 न्यूटन का, ये भी 20 न्यूटन का, ये पूरा बेचारा परेशान है। लेकिन फिजिक्स कहेगा कि नहीं, आपके ऊपर में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि आपका रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो गया, 0। तो फिजिक्स के अनुसार से वो कहेगा कि नहीं, आपका है परेशान हो रहा है, आपका तो रिजल्टेंट 0 है। लेकिन आप इमेजिन करके देखो कि ये बेचारा तो पूरा परेशान होगा ना, इसको लग रहा है कि इधर हाथ कबाड़ के वो ले जाएगा, इधर हाथ कबाड़ करके वो ले जाएगा। लेकिन फिजिक्स यहाँ बता रहा है कि नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिजिक्स को लेकर के चलेगा तो जगह जगह पे मारामारी शुरू हो जाएगा। फिजिक्स के अप्लाई करने के बाद तो आप भी पढ़े होंगे कि कूली का भाड़ा जो है 0 होना चाहिए था, क्योंकि वो वर्क डन तो करता ही नहीं है, ठीक है। तब मारामारी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तब तो उसके अनुसार से कई चीज़ें में आप 0-0 कर देंगे। यहाँ बेचारा का हाथ कबड़ रहा है और आप कह रहे हैं कि आप काहे परेशान हो रहे हैं। आप जो किसी को एक तमाचा मार दिए तो फिजिक्स के अनुसार से आपने कोई अपराध नहीं किया है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जितना आपने प्रेशर अप्लाई किया उतना ही उसने भी प्रेशर अप्लाई किया है। वो तो बोलेगा कि हम जो है वो हाथ से मारे तो जितना हम प्रेशर अप्लाई किए हैं, जितना फोर्स हम अप्लाई किए हैं उतना ही फोर्स तुम भी अप्लाई किए हो। फर्क बस इतना है कि हम हाथ से फोर्स लगाए और तुम गाल से फोर्स लगा दिए। बराबर लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकली उस जगह पे अप्लाई नहीं करना है, दूसरे तरीके से सोचना। तो यहाँ रिजल्टेंट कैसे 0 हुआ है जो समझ में आया। देखिए आंसर लिखवा देते हैं। सीआरडी बुक का ये क्वेश्चन है और यहाँ पूछा जा रहा है कि NH3 और NF3 में कौन पोलर होगा ज्यादा, विच वन वुड बी मोर पोलर। जरा आप गेस करो तो कौन ज्यादा पोलर होगा, कौन, NF3 किसके रिस्पेक्ट में, NH3। बता सकते हो क्यों, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इस वजह से। लेकिन यही गलत हो जाता है, यही गलत है। अब इसको समझते हैं, तभी तो बोले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है, 11th के एग्जामिनेशन में भी नजर आता है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बिल्कुल इत्मीनान से समझना। NH3 और NF3 इन दोनों का अगर हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं और वेस्पर थ्योरी अप्लाई करें तो इनका टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आता है। बोर्ड पर देखो सब लोग, H H H और यहाँ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। NF3 में भी टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आएगा और जहां पर H था उसकी जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, F F F और यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इस दोनों मॉलिक्यूल मिलाकर के 3 एलिमेंट है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जो पूछेंगे वो बताओ तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों में किनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन का। तो जो पोलरिटी प्रोड्यूस होगा वो किसकी तरफ में होगा, नाइट्रोजन की तरफ। तो यहाँ पोलरिटी नाइट्रोजन की तरफ, यहाँ नाइट्रोजन की तरफ और यहाँ नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन का। तो जो पोलरिटी प्रोड्यूस होगा वो किसकी तरफ होगा, फ्लोरीन। यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, इसकी तरफ में गया। अब रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो एंगल है बॉन्ड एंगल के अनुसार से कैलकुलेट करने के बाद में इन तीनों का रिजल्टेंट वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जबकि इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन इनके अलावा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से भी पोलरिटी प्रोड्यूस होता है, कम होता है। और इनका मैग्नीट्यूड, इनका रिजल्टेंट लोन पेयर की वजह से जो पोलरिटी प्रोड्यूस होता है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द एटम होता है, यानी एटम से दूर होता है। देखो तो यहाँ पर लोन पेयर है तो इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। यहाँ जो पोलरिटी प्रोड्यूस होगा वो भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ में। अब दोनों को मिलाते हैं, ये जो रिजल्टेंट आया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वजह से, और फिर एक ये आ रहा है तो यहाँ पर ये ऐड कर दिए। इसमें भी जो पोलरिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो अवे फ्रॉम द एटम,
ये ऊपर की तरफ। अब आप अप्लाई करो फिजिक्स और बताओ तो रिजल्टेंट फर्स्ट में ज़्यादा आएगा कि सेकंड में? क्यों फर्स्ट में ज़्यादा आएगा? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एडिशन हो जाएगा, और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। तो इनका जब रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये ऐड हो गया, और इनका जब रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी विच वन वुड बी मोर पोलर? NH3। आया समझ में? इसी को केमिस्ट्री कहते हैं, यानी उसके पीछे का रीजन जानना पड़ेगा, अदरवाइज ये वो गलत हो जाएगा। तो आंसर आपको क्या लिखना है? विच वन वुड बी मोर पोलर, गिव रीजन। अगर सिर्फ ये कहता कि विच वन वुड बी मोर पोलर, तो सीधा आप NF3 लिखे या NH3 लिखे, वो सही हुआ या गलत हुआ। लेकिन जब रीजन पूछा जा रहा है तो रीजन बताना पड़ेगा। तो रीजन क्या बताओगे? वाई NH3 इज मोर पोलर? बिकॉज द पोलरिटी प्रोड्यूस्ड बाय NH बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड द पोलरिटी प्रोड्यूस्ड बाय लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है। while in NF3 the polarity produced by NF bond, NF bond कहने का मतलब नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड, एंड द पोलरिटी प्रोड्यूस्ड बाय लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसका रिजल्टेंट घट जाता है, ये लेस पोलर हो गया और ये ज्यादा पोलर। आया समझ में? देखिए आंसर लिखो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।